हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम जो हमारा पाठ चला हुआ है जीव विज्ञान का, जीवन की मौलिक इकाई कोशिका, उससे संबंधित जो प्रश्नोत्तर हैं, एनसीईआरटी के जो मुख्य प्रश्न हैं वो डिस्कस करेंगे। कुछ छोटी छोटी बातें हैं कोशिका से संबंधित, उनकी रिवीजन भी साथ साथ करेंगे। तो शुरुआत करते हैं जीवन की मौलिक इकाई कोशिका में। जो मुख्य प्रश्न आते हैं उसमें पहले बात करते हैं, हमने कोशिका के बारे में पढ़ा हुआ है कि कोशिका क्या होती है, एक कोशिकीय जीव, बहुकोशिकीय जीव क्या होते हैं। सबसे पहले बात करेंगे कि ये जो कोशिका हमने लिखा हुआ है, ये शब्द जो हमने लिखा है, कोशिका होती क्या है, इसकी खोज किसने की। आपने जब पहले लेक्चर के अंदर देखा था कि कोशिका संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को कहते हैं, लेकिन ये कोशिका जो शब्द यूज कराया गया, सबसे पहले प्रयोग में आया, तो किसने इसकी खोज की। कोशिका की खोज किस वैज्ञानिक ने की और कब। सो सीधा सा जो उत्तर बनता है, रॉबर्ट हुक जो वैज्ञानिक हैं उनका नाम आ जाता है कि रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले जो कोशिका की है वो खोज की थी, वो भी 1665 ईस्वी में। उसके बाद बात आती है, हमने कोशिका की संरचना देखी और उस संरचना में हमने बनाया कि उस कोशिका की कार्यप्रणाली को नियंत्रित करने के लिए केंद्रक होता है। तो केंद्रक जो होता है कोशिका के अंदर की खोज किस वैज्ञानिक ने की। तो इनमें नाम आ जाता है रॉबर्ट ब्राउन का। ये रॉबर्ट ब्राउन वो साइंटिस्ट थे जिन्होंने कोशिका के अंदर जो मध्य भाग जो कोशिका में दिया हुआ है, जो कोशिका की कार्यप्रणाली को नियंत्रित करता है या जिसके द्वारा फिर विभाजन की क्षमता बनती है, उसके बारे में बताया रॉबर्ट ब्राउन द्वारा। अब कोशिका की खोज की गई कि तालाब के अंदर या फिर किसी भी कोई पत्ते के भाग में देखा या किसी आलू के थोड़ा टुकड़ा लिया, उसके अंदर उन कोशिकाओं की खोज की गई। तो कॉर्क के अंदर खोज की गई, लेकिन उनको देखने के लिए क्योंकि बहुत महीन होती हैं, बारीक होती हैं, किसी न किसी यंत्र की जरूरत पड़ी। तो उस यंत्र को क्या कहेंगे, यानी सूक्ष्म छोटे को देख सके, देखने वाला सूक्ष्मदर्शी यंत्र। तो सूक्ष्मदर्शी यंत्र का सबसे पहले किसने उपयोग किया, उसमें आ जाएगा सूक्ष्मदर्शी की खोज किस वैज्ञानिक ने की। तो इसमें नाम आ जाता है ल्यूवेनहॉक। ल्यूवेनहॉक नामक वैज्ञानिक ने सूक्ष्मदर्शी यंत्र की सहायता से तालाब में उपस्थित, पानी में उपस्थित कोशिकाओं की खोज की या देखा। ये खोज की बात आ जाती है तो कह सकते हैं कि कोशिका की खोज सर्वप्रथम रॉबर्ट हुक ने की, लेकिन सूक्ष्मदर्शी इस यंत्र को बनाकर जो जांच की गई वो किस वैज्ञानिक ने की, उसका नाम आ जाता है उसमें ल्यूवेनहॉक का। उसके बाद इसी में बात करते हैं, सबसे पहले हम वैज्ञानिक टर्मिनोलॉजी में बात कर रहे हैं कि कौन कौन से वैज्ञानिक थे जिनका सहयोग रहा कोशिका से संबंधित। उसके बाद बात आती है, कोशिका के अंदर एक द्रव होता है, उस द्रव को हमने बताया था आपको कि उसे कोशिका द्रव्य कहते हैं। कोशिका
द्रव्य या फिर जीव द्रव्य, जो जीव के अंदर पाया जाता है, कोशिका के अंदर पाया जाता है, इसके बारे में किस वैज्ञानिक ने जानकारी दी? किस वैज्ञानिक द्वारा जानकारी दी गई? तो उसमें नाम आ जाएगा ई पुरोकंज। ये जो वैज्ञानिक था, इन्होंने बताया कि कोशिका के अंदर एक द्रव, एक तरल पदार्थ होता है जिसे कोशिका द्रव्य कहते हैं। उसके बाद आ जाता है कि जो कोशिका का सिद्धांत है कि कोशिकाएं दूसरी कोशिकाओं को बनाती रहती हैं, विभाजन होता रहेगा और अन्य कोशिकाएं बढ़ती रहेंगी। यह जो कोशिका का सिद्धांत है, यह किस वैज्ञानिक द्वारा दिया गया? कोशिका सिद्धांत किस वैज्ञानिक द्वारा दिया गया? सिद्धांत के अंदर जो दो वैज्ञानिकों के नाम आते हैं जिन्होंने कोशिका सिद्धांत दिया, उनमें आ जाता है स्लीडन और एम स्लीडन और टी स्वान। इन दोनों वैज्ञानिकों के द्वारा कोशिका सिद्धांत के बारे में बताया गया कि जो कोशिकाएं होती हैं वो कोशिकाओं का निर्माण करती हैं, अपनी जैसी कोशिकाएं बनाती हैं। इसी कोशिका सिद्धांत को आगे और विस्तार पूर्वक जो चर्चा की गई और ये बताया गया कि जो कोशिकाएं होती हैं वो अपनी पहले वाली पूर्ववर्ती कोशिकाओं से मिलकर बनी होती हैं। तो कोशिका पूर्ववर्ती कोशिका से बनती है। यह सिद्धांत किस वैज्ञानिक द्वारा दिया गया? तो इसमें नाम जो आ जाता है विर्चो, जो वैज्ञानिक है, विर्चो वैज्ञानिक द्वारा बताया गया कि जो कोशिकाएं होती हैं वो पूर्ववर्ती कोशिकाओं द्वारा बनी होती हैं। तो ये मुख्य बातें आ जाती हैं जो हम एक टॉपिक की बात करें सिर्फ कोशिका की, कि कोशिका के जो भाग हैं उनकी खोज कैसे हुई, जो कोशिका का सिद्धांत है उसकी संरचना की बात है, उसमें किस किस वैज्ञानिक का योगदान रहा। उसके बाद बात करेंगे इसी में ही परासरण के बारे में कि परासरण क्या होता है। आप देखते हो जो किशमिश होती है, किशमिश को जब पानी में रखा जाता है तो वो फूल जाती है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा किसकी वजह से होता है? उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? क्या सभी जो कोशिकाएं हैं या पदार्थ हैं वो पानी में रखेंगे तो ऐसे ही फूल जाएंगे, या कुछ ऐसे भी हैं जो संकुचित हो जाएंगे, तो उनको क्या कहेंगे? इसी कड़ी के अंदर परासरण किसे कहते हैं? परासरण का मतलब हो जाता है कि पदार्थों का जो वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली होती है, जो कोशिका झिल्ली की, हम प्लाज्मा झिल्ली की बात करते हैं, उसके द्वारा पदार्थों का आदान प्रदान होना ही परासरण कहलाता है। अब
जब हमारे शरीर के अंदर कोशिकाओं में, अंगों में, ऊतकों में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है और बाहर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा वातावरण में अंदर की अपेक्षा कम होती है, तो आप देखते हो कि जो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा है वो कोशिका से बाहरी वातावरण की तरफ गमन करती है। इसी प्रकार ऑक्सीजन की बात करें कि ऑक्सीजन की मात्रा जब ऊतकों में कम रहती है और जब रक्त के अंदर ज़्यादा होती है तो वो वहाँ से उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर बहना शुरू हो जाती है। हम उसे सांद्रता ही कहेंगे कि सांद्रता होती है कि किसी भी पदार्थ, किसी भी तरल के अंदर या फिर विलयन में कितनी ज़्यादा मात्रा में कोई पदार्थ उपस्थित है। अगर वो ज़्यादा मात्रा में है तो उसे कहेंगे उच्च सांद्रता, अगर वो कम मात्रा में है तो उसे कहेंगे निम्न सांद्रता। तो जो परासरण होता है उसका सीधा सा मतलब हो जाएगा कि वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली या फिर प्लाज्मा झिल्ली, वर्णात्मक झिल्ली द्वारा पदार्थों के आदान प्रदान को परासरण कहते हैं। इसी में हम बात करेंगे अल्प परासरण विलयन क्या होता है। अल्प परासरण विलयन किसे कहते हैं। अल्प का मतलब होता है जब कम मात्रा में किसी पदार्थ की जो सांद्रता है वो कम रह जाए विलयन के अंदर। यानी जब हम बात करें कि पानी के अंदर हम कम मात्रा में नमक घोलें और ज़्यादा मात्रा में उसमें पानी मौजूद हो, अगर उसके अंदर, जिसमें चीनी की बात करें या नमक की बात करें, कम सांद्रता वाले किसी भी विलयन को हम अल्प परासरण विलयन कहते हैं। कम सांद्रता वाले, तो ऐसा विलयन जिसमें सांद्रता पदार्थ की कम हो। अगर इस विलयन के अंदर हम किसी कोशिका को रखते हैं तो क्योंकि जल की मात्रा ज़्यादा है और जो पदार्थ है उसकी सांद्रता कम है, तो ऐसे में अगर कोशिका को रखेंगे तो जल की मात्रा बाहर ज़्यादा हो जाएगी और अंदर कम हो जाएगी। जैसे कंटेनर की बात करें और इसके अंदर ये तरल है और ये विलयन डला हुआ है और विलयन है जल प्लस नमक का, तो इसके अंदर अगर हम कोशिका रखते हैं तो कोशिका के अंदर अगर जल की मात्रा बाहर ज़्यादा है यहाँ विलयन में और कोशिका के अंदर जल की मात्रा कम है, तो क्या करेगा, ये जो विलयन है वो अंदर जाना शुरू कर देगा, यानी कि जल जो है इसमें से वो अंदर जाना शुरू कर देगा। और जो कोशिका है जब अंदर जा रहा है तरल पदार्थ तो वो फूल जाएगी। तो अल्प परासरण में अगर रखते हैं विलयन को तो कोशिका क्या रहेगी, उसके अंदर फैलाव हो जाएगा। और यही वजह होती है कि जब किशमिश को हम इस ऐसे जिस पानी के अंदर रखते हैं तो पानी की जो मात्रा है वो बाहर ज़्यादा है और किशमिश के अंदर कम होती है, तो पानी जो है वो किधर गमन करना शुरू कर देता है, अंदर की ओर गमन करना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से जो कोशिका है या जो किशमिश है वो फूल जाती है। तो हम इसमें क्या लिखेंगे, अल्प परासरण विलयन क्या हो जाएगा, जिसमें वह विलयन जिसमें सांद्रता कम होती है, या क्या बोले तनु विलयन को अल्प परासरण
विलयन कहते हैं। तनु का मतलब हो जाएगा जिसके अंदर जल की मात्रा ज़्यादा हो, तो उस विलयन को हम तनु विलयन बोल देंगे। अगर जल की मात्रा ज़्यादा है, इसका मतलब पदार्थ की मात्रा जो है वो कम रह जाएगी। किसी भी पदार्थ का मतलब ये नहीं है कि जल को हम पदार्थ नहीं मानेंगे। पदार्थ का मतलब यहाँ हो जाएगा कि नमक या चीनी का घोल है। अब विलयन की बात कर रहे हैं तो उसमें एक विलायक है और एक विलय है। तो ये हम विलय की बात कर रहे हैं कि विलय की मात्रा इसके अंदर कम हो जाती है। तो ऐसा विलयन परासरण, अल्प परासरण विलयन होता है। अगर इस विलयन के अंदर हम कोशिका को रखेंगे, इस विलयन में कोशिका को रखने पर जो द्रव है, तरल है, जल है, कोशिका के अंदर गमन करता है, जिससे कोशिका फूल जाती है। तो जो प्रश्न बनता है वो यही होता है कि अल्प परासरण विलयन में रखने पर कोशिका पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो वो ये लाइन का उत्तर ये बन जाएगा, इस विलयन में कोशिका को रखने पर जो जल है उसकी सांद्रता, जल की जो उच्च सांद्रता रहेगी, वो जल कोशिका के अंदर चला जाएगा और कोशिका फूल जाएगी। अब बात करते हैं अल्प के बाद अति परासरण। अति परासरण विलयन क्या होगा? जैसे अल्प परासरण में हमने बोला था कि सांद्रता कम होती है, यानी जो विलय की सांद्रता है, पदार्थ की सांद्रता है, वो कम रहती है, तब इसको अल्प बोलेंगे। यहां सांद्रता क्या हो जाएगी? ज्यादा हो जाएगी। या फिर जो सांद्र विलयन होता है, जिसमें जो लवण की मात्रा है, नमक या चीनी की मात्रा जो है, अगर वो ज़्यादा है तो उसे हम अति परासरण विलयन बोल देंगे, अति परासरण विलयन कहेंगे। और अगर इस विलयन के अंदर किसी कोशिका को रखा जाता है तो उसमें से जो पानी है वो बाहर की तरफ चलेगा, क्योंकि अंदर जल की मात्रा ज़्यादा होगी। और जो सांद्र विलयन जो होता है उसमें बाहर जल की मात्रा, कोशिका के बाहर, क्योंकि सांद्र विलयन वही होता है जिसके अंदर हमने जो विलय घोला हुआ है, जो लवण डाले हुए हैं, उनकी जो मात्रा है वो ज़्यादा होती है। अब उस विलयन के अंदर हम कोशिका को रख रहे हैं, इसका मतलब बाहर की तरफ कोशिका की अपेक्षा जो जल की मात्रा है वो कम होती है। अब परासरण क्या है? परासरण सिर्फ किन पदार्थों का आवागमन करता है? क्या वो सभी पदार्थों का कर रहा है? नहीं, वो सिर्फ द्रव पदार्थों का आवागमन, आदान प्रदान कर रहा है। सिलेक्टेड पदार्थों का, जो उसको चाहिए, आयंस चाहिए, द्रव पदार्थ चाहिए, उनके लिए जो सहयोग करेगी वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली, वो परासरण है। यहाँ अति परासरण में अब उसको पता है कि अंदर जल की मात्रा ज़्यादा है, बाहर कम है, इसलिए वो विलयन की तरफ किसको भेज देगा? जल को बाहर की तरफ भेज देगा। तो कोशिका से क्या हो जाएगा? कोशिका से जो जल है, कोशिका से बाहर गमन करता है, जिससे कोशिका क्या हो जाएगी? वो संकुचित हो जाएगी। संकुचित हो जाती है। तो ये इस भाग का हो जाता है कि अगर अति परासरण विलयन के अंदर कोशिका को रखा जाता है तो क्या होता है? कोशिका को उसमें रखने पर जो कोशिका के अंदर का द्रव पदार्थ है वो विलयन की तरफ गमन करेगा, जिसकी वजह से जो कोशिका है वो संकुचित हो जाती है। तीसरा इसी में आ जाता है समपरासरण किसे कहते हैं?
समपरासरण, सम मैंने होता है समान, जिसमें जो पदार्थ सांद्रता है वो क्या रहे, समान रहे, उसे हम समपरासरण विलयन कह देंगे। तो ऐसे विलयन को समपरासरण विलयन कहेंगे। और अगर इस विलयन के अंदर कोशिका को रखते हैं, जब अंदर और बाहर सांद्रता, कोशिका के अंदर और विलयन के अंदर सांद्रता जो है वो बराबर रहे, तब ऐसी स्थिति में ना तो जो द्रव है वो अंदर जाएगा, ना ही अंदर से द्रव बाहर आएगा। तो ऐसे में रखने पर जो तरल है वो कोशिका को रखने पर द्रव न तो कोशिका के अंदर जाता है और ना ही कोशिका से बाहर आता है। तो जो कोशिका है वो वैसी की वैसी ही रहेगी, उसके अंदर किसी प्रकार का बदलाव नहीं आता। तो अल्प परासरण में रखने पर क्या होगा, अति परासरण में रखने पर क्या होगा, और समपरासरण में रखने पर क्या होता है, ये तीनों बातें हमने आपको यहाँ बताई हैं।